नमस्कार सभी को, आपके अपने चैनल कंप्यूटर फॉर क्वांट के अंदर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे हैं 30 डेज क्रैश कोर्स फॉर कंप्यूटर साइंस। किसके लिए? सेट 2023 और नेट 2023 के लिए। उम्मीद है आपने प्रीवियस जो क्रैश कोर्स की वीडियोस है, 5 वीडियोस है, वो देख लिए होंगे, जिसके अंदर हमने काफ़ी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कशन किया है। ओके, तो अब आज जो हमारा दिन है वो कौन सा छठा दिन है। तो न्यू व्यूअर्स के लिए मैं बोल दूं कि जो भी वीडियो है उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको एक टेस्ट लिंक दिया होगा, उसको जरूर अटेंड करें। और भी जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको भी कह रहा हूँ, क्वेश्चन जरूर अटेंड करें। क्वेश्चन अटेंड करने से जो कंसेप्ट क्लियर होते हैं, हमारी जो पिक्चर होती है वो क्लियर बनती है दिमाग के अंदर। ओके, तो आज हमें क्या पढ़नी है? हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। क्या पढ़नी है? ट्रांसपोर्ट लेयर। उससे पहले मैं बता दूं, देखिए नेटवर्क लेयर के अंदर आईपी वाला पार्ट हमने पढ़ा था, ठीक है, लॉजिकल एड्रेसिंग, जिसके अंदर हमने सबनेटिंग पार्ट को डिटेल के अंदर नहीं देखा है। जिसके अंदर हमें अगर नेटवर्क आईडी निकालनी हो, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना हो या लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना हो, तो उसको हमने डिटेल के अंदर नहीं देखा। उसका रीज़न ये है कि मेरी जो कंप्यूटर नेटवर्क प्ले लिस्ट है उसके अंदर जाइए, वहाँ पे मैंने काफ़ी डेप्थ के अंदर उन सारी चीज़ों को पढ़ा रखा है, क्योंकि उसको पढ़ाने में टाइम लगता है। उसको आप जाके जरूर देखें एक बार, ताकि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो अब तक तो मेरे ख्याल से 1 बाय 1 आपको लेयर सारी की सारी याद हो चुकी होगी, है ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर वेरी इंपॉर्टेंट लेयर है। और यहाँ पे जो आपके डेटा यूनिट होती है वो क्या होती है? सेगमेंट। क्या होती है? सेगमेंट। और ट्रांसपोर्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ ओएसआई। ओएसआई का ये हार्ट है। जी भाई, सही में ये हार्ट ऑफ ओएसआई है। ओके, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है, इसके फंक्शन, ये क्या करता है? एंड टू एंड प्रोसेस टू प्रोसेस और पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी ऑफ पैकेट। डिलीवरी ऑफ पैकेट बोल दूँ या सेगमेंट बोल दूँ, ठीक है। एंड टू एंड, प्रोसेस टू प्रोसेस, पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी ऑफ सेगमेंट किसका काम है? ये है ट्रांसपोर्ट लेयर का। कैसे हैं देखते हैं। वही एग्जांपल हम ले लेते हैं जो हमेशा ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक कंप्यूटर है, ओके, और यहाँ पे एक दूसरा कंप्यूटर है। ये है हमारे क्या? नोड। तो नोड टू नोड या होप टू होप डिलीवरी ऑफ पैकेट किसका काम है? डेटा लिंक लेयर। किसका काम है? आपके डेटा लिंक लेयर। किसका काम है? डेटा लिंक लेयर का। ओके, और होस्ट टू होस्ट, ये होस्ट है और ये होस्ट बी। होस्ट टू होस्ट, सोर्स टू सोर्स और मशीन टू मशीन डिलीवरी ऑफ पैकेट किसका काम है? नेटवर्क लेयर का। किसका काम है? नेटवर्क लेयर का। और पोर्ट टू पोर्ट, इस मशीन के अंदर कोई पोर्ट चल रहा है और इस मशीन के अंदर कोई पोर्ट चल रहा है, तो पोर्ट टू पोर्ट, प्रोसेस टू प्रोसेस या एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ पैकेट किसका काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर। मेरे ख्याल से तीनों लेयर अब आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके ना। तो इसको हम फर्दर और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं इन तीनों के ऊपर। और जो मैं बता रहा हूँ, एंड टू एंड, प्रोसेस टू प्रोसेस, पोर्ट टू पोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कई बार एग्जाम के अंदर हमें क्या हो जाता है? कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। तो जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप याद रखिए, ताकि चीज़ों के अंदर आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। तो देखिए, अगर पैकेट जब ट्रैवल करता है तो किस तरीके से ट्रैवल करता है वो, यहाँ पर हम एक बार एक एग्जाम्पल के थ्रू और फर्दर समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए ये आपकी फिजिकल, यहाँ पे एक नोड है, मान लीजिए होस्ट है। होस्ट के ऊपर सारी लेयर रहती है, तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर, है ना। एप्लीकेशन लेयर के अंदर मैं तीनों लेयर मान के चल रहा हूँ, जो शुरू से मेरे साथ है वो स्टूडेंट जानते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर पास किया कोई मैसेज, क्या पास किया? कोई मैसेज। कहाँ पास किया? ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा? उस मैसेज को लेगा और उस मैसेज के अंदर क्या ऐड करेगा? पोर्ट नंबर। क्या ऐड करेगा? पोर्ट नंबर। तो मान लीजिए इस ट्रांसपोर्ट लेयर का पोर्ट नंबर है X
और किसका, सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। मान लीजिए जो आपकी एप्लीकेशन है कोई वेब सर्विस एक्सेस करना चाहती है, तो वेब सर्विस एक्सेस करने के लिए किस पोर्ट का यूज़ करते हैं, पोर्ट नंबर 80 का। ओके, वेब सर्विस मतलब google.com या कोई सर्च करना चाहती है उसके लिए पोर्ट नंबर 80 का यूज़ किया। फिर क्या हो गया, ये वाला सेगमेंट कहाँ पास हो जाएगा, आपके नेटवर्क लेयर के पास। तो ये सेगमेंट जाएगा नेटवर्क लेयर के पास। यहाँ पे मैसेज रहेगा, फिर सोर्स पोर्ट नंबर, फिर यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। नेटवर्क लेयर क्या करेगी बताइए आप मेरे को, सोर्स आईपी और क्या ऐड करेगी, डेस्टिनेशन आईपी ऐड कर देगी। तो यहाँ मैं लिख लूँ सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी कौन ऐड करेगी, आपके नेटवर्क लेयर। फिर ये वाला जो पैकेट है पास हो जाएगा आपका डाटा लिंक लेयर के पास। किसको पास हो जाएगा, डेटा लिंक लेयर के पास। फिर यहाँ पे मैसेज है, मैसेज के बाद ये जिट इज आपके पोर्ट नंबर आ जाएंगे दोनों, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। और ये जो है डाटा लिंक लेयर क्या ऐड करेगी, बताओ आप मेरे को। डेटा लिंक लेयर इसके अंदर ऐड करेगी सोर्स मैक एड्रेस, ठीक है, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। क्या ऐड करेगी, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। और ये जो पैकेट है, फ्रेम है, कहाँ पास हो जाएगी, आपकी फिजिकल लेयर के पास। और फिजिकल लेयर क्या करेगी, इसको किस में कन्वर्ट कर देगी, सीक्वेंस ऑफ 0 एंड 1। ये इसको 1 0 1 0 1 0 1 0 के अंदर कन्वर्ट कर देगी। और जो भी नेक्स्ट आपके पास नोड है, राउटर है, नेक्स्ट जो भी नोड है उसके पास ये फॉरवर्ड कर देगी। ओके, तो नेक्स्ट जो भी नोड है, राउटर, इसको क्या कर देगी, ये फॉरवर्ड कर देगी। फिर जो भी राउटर है क्या करेगा, उस वहाँ पे भी कौन कौन सी लेयर होगी, फिजिकल लेयर, वहाँ पे भी कौन कौन सी लेयर होगी, सारी लेयर होगी ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई नोड है, ओके, और इसको अगर आप नोड मानेंगे, इसको मैं मान लेता हूँ ये होस्ट ही है ना, ये ए होस्ट है और ये बी होस्ट है। चलिए यहाँ पे एक बीच में बना ही देता हूँ, ये बी क्या है, नोड या राउटर है ना, और यहाँ पे वापस होस्ट है, ये बी होस्ट है, ये ए होस्ट है। होस्ट है मतलब कंप्यूटर जहाँ पे सारी लेयर काम कर रही है, ये होस्ट बी मतलब कंप्यूटर जहाँ पे सारी लेयर काम कर रही है। ओके, और नोड यार बीच में राउटर है जहाँ सारी लेयर होती नहीं है। तो ये क्या होगी, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, नेटवर्क लेयर। यहाँ पे डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, ये मैंने बता रखा है जो सॉरी पहले अगर आपने वीडियो देखे होंगे। तो ये पैकेट क्या होगा, यहाँ से पास होगा, ये पैकेट यहाँ से पास होते हुए यहाँ जाएगा फिजिकल लेयर के पास। फिजिकल लेयर किसे पास करेगी, डेटा लिंक लेयर को। किसे पास करेगी, डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक चेक करेगी कि भाई ये पैकेट मुझसे रिलेटेड है या नहीं, ये किसे पास करेगी, आपकी नेटवर्क लेयर को। अब नेटवर्क लेयर क्या चेक करेगी, एड्रेस चेक करेगी, डेस्टिनेशन आईपी। अगर उस नेटवर्क के अंदर है, उसे पता है कि हाँ ये पैकेट मेरे नेटवर्क से संबंधित है, तो इस पैकेट को रख लेगा। अगर इसको लगेगा कि नहीं ये मुझसे संबंधित नहीं है, तो नेटवर्क लेयर किसे पास कर देगी, वापस डेटा लिंक लेयर को पास करेगी। डेटा लिंक लेयर वापस फिजिकल लेयर को, और ये वापस आगे जो भी कनेक्शंस है, नेक्स्ट जो राउटर है उसको पास कर देगी। अब मान लीजिए वो पैकेट जिस भी नेटवर्क से बिलोंग करता है वहाँ पहुँच चुका है, तो यहाँ पे आप मेरे को बताइए फिर से कौन कौन सी लेयर होगी, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ओके, तो जो आपका जो पैकेट है वो इस तरीके से ऊपर मूव करेगा। यहाँ पे वो पैकेट कैसे जाएगा, इस तरीके से फिजिकल लेयर चेक करेगी, डेटा लिंक चेक करेगी, नेटवर्क लेयर चेक करेगी कि भाई ये जो पैकेट है मेरे आईपी से बिलोंग करता है या नहीं। ओके, फिर ये जो पैकेट है अगर बिलोंग करता है तो फिर पास किसे होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर का। अभी देखिए जैसे ये पैकेट ट्रैवल करेगा तो सब क्या करेंगे, अपना अपना जो काम की चीज़ें वो ले लेंगे और बाकी सबको डिस्कार्ड कर देंगे, है ना, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो नेटवर्क लेयर तक क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, फिर बाकी चीज़ें वो ऊपर फॉरवर्ड कर देंगे। डेटा लिंक लेयर को क्या क्या जरूरत है, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, बाकी चीज़ें ऊपर फॉरवर्ड कर देंगे। इस तरीके से चलता रहेगा। अब ये वाली चीज़ें है वो नेटवर्क लेयर को फॉरवर्ड हो जाएगी। वो देखेगा कि भाई सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी हाँ मेरे काम की है, ये इस पैकेट मुझसे ही बिलोंग करता है, मैं ही इसका होस्ट हूँ, तो ये लेके किसे फॉरवर्ड कर देगी, ट्रांसपोर्ट लेयर को। अब ट्रांसपोर्ट लेयर को फॉरवर्ड होने के बाद क्या चेक करेगा कि भाई किस पोर्ट नंबर के लिए रिक्वेस्ट आई है, तो बताओ आप मेरे को किस पोर्ट नंबर के लिए आई है, 80 के लिए। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो पोर्ट नंबर 80 के ऊपर जो भी सर्विसेज वर्क कर रही है वहाँ पे ये पैकेट क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। इस तरीके से पूरा का पूरा मैकेनिज्म चलता है। तो एंड टू एंड यहाँ देखिए आप,
एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ पैकेट, एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ पैकेट किसका काम है? आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर का। किसका काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। वेरी इंपॉर्टेंट लेयर है, इसलिए इसको हार्ट ऑफ OSI बोलते हैं। इसलिए इस लेयर को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है OSI लेयर के अंदर। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी देख लेते हैं। पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर क्या देखते हैं? पोर्ट नंबर। तो आपके जो पोर्ट नंबर होते हैं वो आपके होते हैं 16 बिट के। कितने होते हैं? 16 बिट। ओके, इसका मतलब कितने पोर्ट नंबर पॉसिबल है? 2 की पावर 16, तो 65,536। तो कहाँ से कहाँ तक होंगे? 0 से 65,535। पर जीरो वाला पोर्ट नंबर यूज़ नहीं करते हैं, हम करते हैं 1 से लेके 65,535 तक। ओके, तो इस बिहाफ के ऊपर आपके पोर्ट नंबर्स को फर्दर क्राइटेरिया के अंदर डिवाइड किया गया है। तो 0 से लेके 1023 तक जो पोर्ट नंबर है उन्हें हम क्या बोलते हैं? फिक्स पोर्ट। क्या बोलते हैं? फिक्स पोर्ट, या हम बोलेंगे प्री डिफाइंड पोर्ट। डिफाइंड पोर्ट, या हम बोलेंगे यूनिवर्सल पोर्ट। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल पोर्ट। और यहाँ हम बोलेंगे वेल नोन पोर्ट। ये ध्यान रखना, इस नाम से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने। वेल नोन को दो, यूनिवर्सल के दो, प्री डिफाइंड के दो, फिक्स के दो। 0 से 1023, तो इनको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। दूसरा पार्ट है 1024 से लेके 49,151 तक। इनको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड पोर्ट। रजिस्टर्ड पोर्ट, या और क्या बोलते हैं हम? रिजर्व्ड पोर्ट। रिजर्व्ड पोर्ट। और थर्ड जो इसकी कैटेगरी है वो है आपके 49,152 से लेके 65,535 तक। इसको हम क्या बोलते हैं? डायनामिक पोर्ट। क्या बोलते हैं? डायनामिक पोर्ट, या हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल पोर्ट। क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल पोर्ट, या बोलते हैं हम जनरल पब्लिक यूज। जनरल पब्लिक यूज पोर्ट। ओके, तो ये नाम आपको ध्यान रखना, इसकी कैटेगरी ध्यान रखनी है। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक्सपेरिमेंटल पोर्ट। इसके अंदर से एक पोर्ट उठा के दे देंगे आपको, मान लीजिए दे दिया आपको 60,000, तो पूछेंगे 60,000 कौन सा पोर्ट है? एक्सपेरिमेंटल है, रिजर्व्ड है, या यूनिवर्सल पोर्ट है? तो आपको इसकी रेंज पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? इन सब की रेंज आपको पता होनी चाहिए। तो आपको पता रहेगा कि ये पोर्ट नंबर किस किस रेंज से बिलोंग करता है। ओके ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। 1 बाय 1 हम क्या करते हैं? टॉपिक कवर कर रहे हैं। कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जल्दी से टॉपिक इसलिए कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा चीज़ें आपको दे सकूँ। बाकी कंप्यूटर नेटवर्क को 5, 6, 7 दिन में कवर करना नामुमकिन है ना, तो इसलिए मैं शॉर्ट में ही ये सारी चीज़ें। फिर देखिए सॉकेट, अगर वैसे मैं मेरे कोर्सेस लेके आऊँगा जिसके अंदर हम सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, तो उसमें क्या पढ़ाने में थोड़ा मज़ा भी आता है। जल्दी के अंदर सारी चीज़ें क्या कभी हम क्रैश कोर्स के हिसाब से कर रहे हैं। सॉकेट क्या होता है? आपका IP और पोर्ट का एक बंच होता है, ये ध्यान रखना आपको। IP और पोर्ट इन दोनों को साथ में हम क्या बोलते हैं? सॉकेट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने लिख रखा है, आप कोई भी IP है, मान लीजिए 171.10.11.25, और इसके साथ आपके क्या हो गया? एक पोर्ट नंबर ऐड हो गया, जैसे वेब सीरीज 18। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? आपके सॉकेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉकेट। ध्यान रखना, IP प्लस पोर्ट को हम क्या बोलते हैं? सॉकेट बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है फंक्शन आपके ट्रांसपोर्ट लेयर का? वो है आपका फ्लो कंट्रोल। क्या है? फ्लो कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल के अंदर हमने देख रखा है डाटा लिंक लेयर के अंदर। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है आपका? ये क्या क्या काम करती है? एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल, एरर कंट्रोल के अंदर भी हमने पढ़ रखा है DLL के अंदर। इसके अंदर मेनली ये चेकसम का यूज़ करती है। किसका यूज़ करती है? चेकसम का। और इसके अंदर भी ये मेनली ये SR का ज़्यादा यूज़ करती है, मतलब ग्रेटर साइड SR प्रोटोकॉल का यूज़ करती है ना। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है आपके?
मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग। देखिए मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, इसका क्या मतलब है सर? मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपका कोई होस्ट है ना, और यहाँ इस होस्ट के ऊपर बहुत सारे पोर्ट चल रहे हैं। ऑब्वियसली बात है ना, पोर्ट्स मतलब आपने एक वेब एप्लीकेशन ओपन कर रखी है जहाँ पे आप गाने भी चला रहे हैं, यूट्यूब भी चला रहे हैं, और साथ के अंदर कुछ आप काम भी कर रहे हैं ऑनलाइन आप चैटिंग भी कर रहे हैं। ओके, तो वो अलग अलग पोर्ट्स के ऊपर चलेंगे। देखिए जब भी आप एक एप्लीकेशन ओपन करेंगे वो क्या करेंगे, अलग अलग पोर्ट्स पे चलेंगे। तो बस जो रिक्वेस्ट जाएगी वो क्या होगी, सारी की सारी एक साथ कंबाइन होके यहाँ से चैनल से जाएगी, मल्टीप्लेक्सिंग होके, और आगे जो भी जहाँ जहाँ भी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वहाँ ये रिक्वेस्ट जाएगी, और वहाँ जाके अलग अलग पोर्ट के ऊपर रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, सेंड हो जाएगी। यहाँ पे इस मशीन के ऊपर अलग अलग पोर्ट्स चल रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, ये मल्टीप्लेक्सिंग, और यहाँ पे क्या हो गया, डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो सारे पोर्ट्स हैं उन सबको एक साथ करके एक ही चैनल के ऊपर सेंड करना, और दूसरे वाले एंड के ऊपर वापस डीमल्टीप्लेक्सिंग करना। फिर उसके अंदर आगे वाली साइड कौन कौन सा नेटवर्क है उसके अंदर उसको भेजना, उस नेटवर्क के अंदर जो होस्ट है उसको भेजना, उस होस्ट के ऊपर कौन सा पोर्ट के ऊपर वर्क कर रहा है वहाँ पे उसको भेजना। ओके, ये क्या कहलाता है आपका, मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, तो यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये है आपका मल्टीप्लेक्सिंग। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई देखिए जब अलग अलग रास्ते से आपके सारे के सारे पोर्ट्स का डेटा आएगा और वो वापस क्या हो जाएगा, एक साथ होते हुए इस चैनल से आएगा और वापस यहाँ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वापस डीमल्टीप्लेक्सिंग। यहाँ से हो जाएगा मल्टीप्लेक्सिंग, और यहाँ पे वापस क्या हो जाएगा आपका ये डीमल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट क्या है बताइए, इसका फंक्शन वो है आपका एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन वो हमने अभी देखा है, यहाँ मैं बता दूं, मैं कहना भूल गया। एनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन मतलब यहाँ देखिए, मैसेज के साथ पोर्ट अटैच किया गया, फिर पोर्ट के साथ आपके आईपी अटैच की गई, फिर आईपी के साथ आपको मैक एड्रेस अटैच किया गया, और इन सब का क्या बना दिया, एक पैकेट बना दिया गया। एक पैकेट बना के एक साथ इस पूरे पैकेट के अंदर भेजा गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन, देखिए ये एक पैकेट है, फिर इसके अंदर फिर से एक पैकेट के अंदर रख दिए, फिर से एक पैकेट के अंदर सारे रख दिए, डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा। ये क्या हो गया आपका एनकैप्सुलेशन। फाइनली आपकी ट्रक लोड हो गई, इस ट्रक से आपने सामान भेज दिया, फिर जहाँ फाइनल डेस्टिनेशन को सामान गया वहाँ पे क्या हो गया, वापस हर एक ने क्या किया, अपना अपना पार्सल लिया। तो यहाँ पे इन सबको क्या किया, डीकैप्सुलेट किया गया। तो ये क्या हो गया आपका डीकैप्सुलेशन। समझ में आई ना बात। भाई अपन सामान मंगवाते हैं ना, जैसे अमेजन से आप सामान मंगवाते हैं, तो सामान को क्या किया, सबसे ज़्यादा पैक किया जाता है। तो ये सामान सारे पैक हो रहे हैं तो एनकैप्सुलेट किया जा रहा है। फिर उसको जो कुरियर वाले को भेजा है, कुरियर वाला कहाँ ले गया, अपने घर पे। फिर हमने क्या किया, एक बड़ा डिब्बा है, बड़े डिब्बे के अंदर छोटे छोटे सब डिब्बे, तो जिसका भी सामान था उन सबको हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो वो क्या कहलाया, हमारा डीकैप्सुलेशन। तो ये काम भी कौन करता है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। फिर और क्या फंक्शन है सर ट्रांसपोर्ट लेयर का, और क्या फंक्शन है, कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल है ना, कंजेशन कंट्रोल का काम कौन करती है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसकी एल्गोरिथम अभी हम आगे चल के देखने वाले हैं, इसकी ट्रांसपोर्ट लेयर की। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है सर, तो नेक्स्ट अभी हम देखने वाले हैं हम इसका हेडर, किसका, टीसीपी हेडर। टीसीपी हेडर क्या है, टीसीपी हेडर। तो देखिए टीसीपी हेडर में एक बार इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, अगर इस तरीके से हो जाए तो, है ना। टीसीपी हेडर जिसके अंदर आपके स्टार्टिंग के अंदर ये हो गए आपके दो पार्ट के अंदर डिवाइड। ये हो गया आपका सोर्स पोर्ट
ये हो गया आपके 16 बिट का, और ये हो गया आपका डेस्टिनेशन पोर्ट, ये भी हो गया आपका 16 बिट का। उसके बाद क्या रहेगा, आपके पास रहेगा सीक्वेंस नंबर, ये कितने बिट का है 32, और उसके बाद क्या रहेगा एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वरना टीसीपी लेयर को पढ़ने के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए होता है ना, उसको हर एक चीज़ को अगर हम देखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रैश कोर्स के हिसाब से करा रहा हूँ आपको। तो अगर आपको लगता है कि सर जो मेहनत कर रहे हैं वो वर्थ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार, और शेयर भी कर दो, है ना। क्वेश्चन ज़रूर अटेंड करें। फिर देखिए यहाँ पे हो जाएगी आपके हेडर लेंथ, ये हो जाएगी आपकी 4 बिट की, और ये हो जाएगी आपकी रिजर्व्ड बिट, ये 6 बिट, और यहाँ पे कुछ फ्लेक्स है। तो फ्लेक्स कौन कौन से हैं, अर्जेंट, आपको क्या करना है इसके अंदर सब ये नाम ध्यान रखना है। एक्नॉलेजमेंट, पुश, रीसेट, फिर सिन, और क्या है आपके फाइनल, सिन हो गया, और एक और क्या है आपके फाइनल, फिनिश। ओके, और इसके बाद आपके जो नेक्स्ट फील्ड है वो है आपके चेकसम 16 बिट और अर्जेंट पॉइंटर, वो भी क्या है आपके 16 बिट का। ओके, और यहाँ पे आपके ऑप्शन पेडिंग। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम के अंदर यहाँ से किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख ही रहे होंगे। ये पूछ सकते हैं कि भाई इनमें से फील्ड कौन कौन से हैं, 3 इनमें से दे देंगे, एक कोई और पूछ लेगा, IPv4 का पूछ लेंगे, IPv6 का पूछ लेंगे। तो आपको इनके फील्ड याद होने चाहिए। देखिए सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट तो हो गई होगा, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, फिर इसके अंदर विंडो साइज होती है। यहाँ पे क्या एक एडवर्टाइजमेंट विंडो काम करती है टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर। ओके, तो विंडो साइज, हेडर लेंथ, रिजर्व, अर्जेंट, एक्नॉलेजमेंट, पुश, रिसेट, सिंक्रोनाइजेशन और फिनिश। फिर चेकसम होगा और अर्जेंट पॉइंटर। फिर यहाँ पे ऑप्शन पेडिंग होगा। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका 4 बाइट, ये हो गया आपका 4 बाइट, 4 बाइट, 4 बाइट और 4 बाइट। टोटल कितना बाइट हो गया 20 बाइट। तो इसकी भी अगर हेडर लेंथ की अगर हम बात करें, हेडर लेंथ तो रेंज क्या है इसकी 20 बाइट से लेके 60 बाइट। तो कुछ याद आया आपको? हाँ सर, ये सेम है IPv4 हेडर लेंथ की तरह। ध्यान रखना IPv4 हेडर लेंथ और ये दोनों क्या है सेम लेंथ की। ध्यान रखना आप, है ना। 20 बाइट से 60 बाइट, 20 बाइट से 60 बाइट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं आपके जो आपका प्रोटोकॉल है, इसके अंदर हम देखते हैं कि भाई टीसीपी के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कई बार, तो पॉइंट्स में लिखवा देता हूँ, है ना। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं लिखवा देता हूँ, है ना। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट लिखिए टीसीपी इज़ अ बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल। कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल। ध्यान रखना टीसीपी बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल है। कौन सा प्रोटोकॉल है? बाइट स्ट्रीम। आईपी इज अ पैकेट स्ट्रीम प्रोटोकॉल। कौन सा है? पैकेट स्ट्रीम प्रोटोकॉल। कौन है आपके? आईपी पैकेट स्ट्रीम है। फिर डाटा लिंक लेयर के अंदर एक प्रोटोकॉल होता है HDLC, वो है आपका बिट स्ट्रीम प्रोटोकॉल। कौन सा है? बिट स्ट्रीम। फिर ध्यान रखिए TCP यूजेज पिगीबैकिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट। TCP किसका यूज़ करता है? पिगीबैकिंग का। ध्यान रखना कई बार क्वेश्चन देखा हुआ मैंने ये पिगीबैकिंग वाला। पिगीबैकिंग का मतलब यही है डेटा प्लस एक्नॉलेजमेंट। डेटा के अंदर अगर हम एक्नॉलेजमेंट रखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पिगीबैकिंग। फिर ये ध्यान रखना TCP यूजेज
रैंडम इनिशियल सीक्वेंस नंबर, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। RISN, TCP यूजेस रैंडम इनिशियल सीक्वेंस नंबर। TCP रैंडम इनिशियल सीक्वेंस नंबर का यूज़ करता है। फिर TCP इज कनेक्शन ओरिएंटेड। TCP आपकी क्या रहती है? कनेक्शन ओरिएंटेड रहती है। कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है बताइए आप मेरे को। मैंने बता रखा आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब जिसका CPU रिजर्व रहता है, बफर रिजर्व रहता है, ओके, प्रोसेस रिजर्व रहते हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्शन ओरिएंटेड। ओके, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे TCP से रिलेटेड मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले TCP कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। फिर से डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे इसके अंदर। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। TCP कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, तो आपका जो TCP है वो 3 वे हैंड शेकिंग का यूज़ करता है। ये भी क्वेश्चन आता है, 3 वे हैंड शेकिंग। 3 वे हैंड शेकिंग, सर 3 वे हैंड शेकिंग का मतलब क्या होता है? 3 वे हैंड शेकिंग का मतलब अभी हम समझते हैं। फिर देखिए 3 वे हैंड शेकिंग प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे क्या करता है, ये क्या करता है? कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, ये 3 वे हैंड शेकिंग का प्रोसेस है, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। फिर क्या हो जाएगा आपका? डेटा ट्रांसफ़र, और फिर क्या होगा? कनेक्शन टर्मिनेशन। कनेक्शन टर्मिनेशन, ओके। कनेक्शन सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट करेगा, फिर डेटा ट्रांसफ़र करेगा, और कनेक्शन को फिर क्या कर देगा? ये टर्मिनेट कर देगा। कौन? आपका TCP। इस तरीके से आपका TCP वर्क करता है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें वो नोट कर लीजिए आप। यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मच सीक्वेंस नंबर इज कंज्यूम्ड और यूज्ड। तो क्या क्या पूछा था? देखिए आपको पूछा था कि सिन अगर फ्लैग 1 है तो कितने सीक्वेंस नंबर यूज़ करता है? ध्यान रखना, एक सीक्वेंस नंबर। अगर आपका एक्नॉलेजमेंट फ्लैग 1 है, कितने सीक्वेंस नंबर यूज़ करता है? 0। अगर फिन मतलब फिनिश, अगर आपका फ्लैग है 1 तो कितने सीक्वेंस नंबर यूज़ करेगा? एक सीक्वेंस नंबर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब देख लीजिए, मैंने तो इस तरह के क्वेश्चन को हर एक एग्ज़ाम के अंदर देखा है ना। मोस्टली सीन और फिन से क्वेश्चन आता ही आता है ना। तो ये एक एक सीक्वेंस नंबर का यूज़ करते हैं। कौन है आपके? सीन यूज़ करता है और फिन यूज़ करता है। एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस नंबर का यूज़ नहीं करता है, ओके। और इसके साथ ही चौथा देखिए, अगर 1 बाइट डेटा सेंड किया जा रहा है, 1 बाइट डेटा, तो कितना यूज़ करेगा? एक सीक्वेंस नंबर का, ओके। और जैसे जैसे बाइट बढ़ते जाएंगे वो सीक्वेंस नंबर उसके साथ काउंट होते जाएंगे, ठीक है ना। तो जब भी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होता है, देखिए मैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता सकता। जब भी कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता है क्लाइंट सर्वर के साथ, ये क्लाइंट है और सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले भेजेगा कि भाई मैं तेरे साथ कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो सिन भेजेगा। सिन या मतलब क्लाइंट बोलेगा सर्वर को कि मैं तेरे साथ सिंक्रोनाइजेशन करना चाहता हूँ, भाई डेटा सेंड करना चाहता हूँ, क्या तू तैयार है या नहीं। तो फिर एक्नॉलेजमेंट क्या करेगा? आप बताओ, आपको कोई बोलेगा क्या मुझसे दोस्ती करोगे, तो आप क्या बोलोगे? हाँ या ना में जवाब दोगे। तो अगर सर्वर तैयार होगा तो वो क्या भेजेगा? एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, यस। क्या भेजेगा? यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ डेटा भेजने के लिए। और ये भी क्या करेगा? एक सिन फेक भेजेगा, वो भी 1। सबसे पहले सिन 1 किसने भेजा? क्लाइंट ने। फिर सर्वर ने क्या भेजा? एक्नॉलेजमेंट दिया 1 आई एम रेडी। और ये भी अपनी तरफ से बोलेगा कि क्या तुम भी तैयार हो क्या क्लाइंट को डेटा भेजने के लिए? भी कहेगा हाँ। तो एक्नॉलेजमेंट भी क्या करेगा? वापस रेस्पॉन्स देगा कि हाँ भाई मैं भी तैयार हूँ।
तू दोस्ती करने के लिए तैयार है तो मैं भी दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके से ये कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का फेज चलता है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिख दीजिए आप। TCP इज फुल डुप्लेक्स, TCP है फुल डुप्लेक्स है, ध्यान रखना। TCP आपका क्या है, फुल डुप्लेक्स चैनल है ना। फिर एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर सीक्वेंस बिट कोई डेटा भेज रहा है ना, तो जैसे कोई डेटा भेजा उसकी सीक्वेंस नंबर क्या है, x है, तो जब भी एक्नॉलेजमेंट मिलेगा ना वो हमेशा क्या मिलेगा, x+1। क्या मिलेगा, x+1। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से क्लाइंट ने डेटा भेजा, मान लीजिए 200, ये सीक्वेंस नंबर है ना, 200 सीक्वेंस नंबर का भेजा, तो अब सर्वर को कौन से नेक्स्ट डेटा की एक्सपेक्टेशन है, वो क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट के अंदर 201। हमेशा ऐसा होगा, अगर डेटा भेजा इसने x तो हमेशा सर्वर क्या भेजेगा, x+1, चाहे ये सर्वर साइड हो या क्लाइंट साइड हो, दोनों साइड वैलिड है। तो ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, एक्नॉलेजमेंट हमेशा सीक्वेंस नंबर +1 होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सीक्वेंस नंबर +1। ओके, तो देखिए जो जो काम की चीज़ें थी, इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, वो मैंने आपको बता दी इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसी के अंदर। यहाँ पे एक कनेक्शन टर्मिनेशन के अंदर और एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये आप देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो मान लीजिए कनेक्शन टर्मिनेशन फेज के अंदर क्लाइंट ने बोला सर्वर को कि भाई ये दोनों क्या कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर रहे थे पहले, है ना। क्लाइंट ने बोला सर्वर को भाई कि मैं अब क्या करना चाहता हूँ, कनेक्शन टर्मिनेट करना चाहता हूँ। ठीक है, कनेक्शन टर्मिनेट करना चाहता हूँ, किसने बोला, क्लाइंट ने सर्वर को। तो अब यहाँ पे क्या क्या केस बन सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कैन डेटा सेंड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। क्या अब इस सिचुएशन के बाद क्लाइंट सर्वर को डेटा सेंड कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि भाई क्लाइंट ने खुद ने कह दिया कि अब मैं आपके साथ कोई डेटा शेयर करना नहीं चाहता या मैं कनेक्शन टर्मिनेट करना चाहता हूँ। फिर वापस देखिए, कैन डेटा सेंड फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। क्या सर्वर क्लाइंट को डेटा सेंड कर सकता है, हाँ, यस। भाई दोस्ती किसने मना की है, क्लाइंट ने बोला कि मैं तेरे साथ दोस्ती अब नहीं रखना चाहता, पर सर्वर तो रख रहा है ना, तो सर्वर क्या डेटा सेंड कर सकता है क्लाइंट को, हाँ सेंड कर सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखिए, कैन एक्नॉलेजमेंट सेंड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। क्या एक्नॉलेजमेंट सेंड किया जा सकता है क्लाइंट से सर्वर के द्वारा, हाँ भाई, अगर सर्वर डेटा सेंड करा है क्लाइंट को तो क्लाइंट बोलेगा तो सही भाई ये डेटा मेरे पास पहुंच चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, यस। फिर कैन एक्नॉलेजमेंट सेंड फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, ऑब्वियसली बात है, ये तो एक्नॉलेजमेंट भेज ही सकता है, पर यहाँ पे किसका यूज़ करेगा, पिगी बैकिंग का यूज़ करेगा। क्या करेगा, जब भी ये डेटा भेजेगा क्लाइंट को, तो डेटा के साथ ही एक्नॉलेजमेंट को हुक करके भेज देगा, अटैच करके भेज देगा। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, पिगी बैकिंग। ओके, चलिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई है। इसके साथ अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम। देखिए, आप थोड़ा स्पीड अप इसीलिए है कि मेरे ख्याल से अगर 5 वीडियो अगर आपने लगातार देख लिए तो आपका माइंड सेट है वो पढ़ने के लिए तैयार हो चुका है। जिसने 5 घंटे की वीडियो पचा लिए हैं वो तैयार है आगे की जंग जीतने के लिए। ओके, तो आपका माइंड सेट क्या तैयार हो चुका है। कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम, सर ये क्या होती है, जब नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके लिए एक एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है, कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम का। ओके, तो इसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, स्लो स्टार्ट फेज, इसमें होता है स्लो स्टार्ट, इसमें होता है आपके स्लो स्टार्ट, और सेकंड होता है इसके अंदर आपका कंजेशन अवॉइडेंस।
एक होता है स्लो स्टार्ट, एक कंजेशन अवॉइडेंस। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। अभी क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और कंजेशन अवॉइडेंस के अंदर हम यूज़ करते हैं लीनियर ग्रोथ या एडिटिव। एक एक क्या हो जाएगा, सेगमेंट साइज ऐड होती रहेगी। ओके, तो देखिए क्या होता है, जब भी आपके नेटवर्क के अंदर कंजेशन बढ़ जाता है तो टाइम आउट टाइमर के बाद क्या होता है, हम शुरू से चालू करते हैं। जो आपका सेगमेंट साइज़ है, आपको मैक्सिमम सेगमेंट साइज जो भी दे रखा है वहाँ से शुरू करते हैं और शुरू से हम क्या करते हैं, सेगमेंट भेजना चालू करते हैं एक्सपोनेंशियली। फिर एक यहाँ पे क्या होती है, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, हम उस थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुँचते हैं और उसके बाद जो हम सेगमेंट सेंड करते हैं लीनियरली, किस वे के अंदर, लीनियरली। और उसके बाद क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी। तो इस तरीके से फिर हम सारा का सारा एक सेचुरेशन अवस्था में आ जाते हैं। तो ये जो फेज़ है आपका स्लो स्टार्ट है और ये जो फेज़ है आपका क्या है, कंजेशन अवॉइडेंस फेज़। क्या है आपका, कंजेशन अवॉइडेंस फेज़। तो क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन करें उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक एडवर्टाइजमेंट विंडो होता है, एक एमएसएस होता है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज। एडवर्टाइजमेंट विंडो हमेशा कौन एडवर्टाइज करता है, आपका रिसीवर। ये आपका है सेंडर और ये है आपका रिसीवर, और ये है आपकी एडवर्टाइजमेंट विंडो। एडवर्टाइजमेंट विंडो, ये एडवर्टाइजमेंट विंडो क्या बोलती है सेंडर को कि भाई ये मेरी साइज़ है, इसके अकॉर्डिंग ही तू मेरे को डेटा सेंड करना। जितना मैं एडवर्टाइजमेंट करनी हूँ उतना ही डेटा सेंड करना। इससे ज़्यादा अगर सेंडर को बोल रही है कि डेटा को तू सेंड करेगा तो नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक या कंजेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, नेटवर्क फेल भी हो सकता है। ओके, तो इसलिए पहले से बोलता है कि भाई ये मेरी कैपेसिटी है खाना ये पचाने की, तो इतना ही मैं खाना खा सकता हूँ, तो इतना ही खाना सप्लाई करना। ये काम है किसका, एडवर्टाइजमेंट विंडो का। ओके, और दूसरी चीज़ है मैक्सिमम सेगमेंट साइज। मैक्सिमम सेगमेंट साइज के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए इस एडवर्टाइजमेंट की कैपेसिटी है आपकी 10 KB। मान लीजिए इस एडवर्टाइजमेंट विंडो है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 KB। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो एक जो ये ब्लॉक है ना, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 MSS। 1 MSS की वैल्यू मान लीजिए आपको दे रखी है 1 KB। ठीक है, 1 मैक्सिमम सेगमेंट साइज। एक जो ये है ना सेगमेंट, इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैक्सिमम सेगमेंट साइज। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, सेगमेंट की फॉर्म के अंदर होता है डेटा, ये आपको पता ही है। तो ये क्या, एक सेगमेंट है, तो इस हर एक सेगमेंट की साइज में मान लेता हूँ क्या है, 1 KB। और टोटल एडवर्टाइजमेंट विंडो की साइज कितनी है, 10 KB। तो आप बता सकते हो नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हो जाएंगे यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है, टोटल साइज अपॉन एक सेगमेंट की साइज कितनी है, 1 KB। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 10 सेगमेंट। तो अब एडवर्टाइजमेंट विंडो के अंदर कितने सेगमेंट आएंगे, 10 सेगमेंट आएंगे। सेम केस हो जाएगा आपका रिसीवर विंडो के अंदर। ओके, रिसीवर विंडो के अंदर भी जो एक है ना सेगमेंट, उसे मैं क्या बोलूँगा, 1 MSS। और इसकी साइज़ भी क्या रहेगी, यहाँ पे 1 KB रहेगी। भाई जितनी रिसीवर की साइज़ रहेगी उतनी तो सेंडर की भी रहेगी। तो यहाँ पे सेंडर का है और ये रिसीवर का है, और ये आपस में क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज करते रहते हैं। ये बोला कि मुझे इतना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये भेजेगा। पर हमेशा रहना, जो ट्रांसफ़र होगा ना डेटा, इसके अंदर सेगमेंट की फॉर्म के अंदर होगा। किस फॉर्म के अंदर होगा, सेगमेंट की फॉर्म के अंदर। जैसे मान लीजिए एक सेगमेंट भेजा तो मतलब 1 MSS, 2 सेगमेंट भेजा तो मतलब 2 MSS, मतलब 2 सेगमेंट ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे एक सेगमेंट ट्रैवल कर रहा है। 4 MSS मतलब 4 सेगमेंट ट्रैवल कर रहा है। और आप मेरे को बता सकते हैं मैक्सिमम कितने सेगमेंट ट्रैवल कर सकते हैं, 10, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट विंडो की कैपेसिटी कितनी है, 10 MSS एक साथ स्टोर करने की कैपेसिटी है। तो जो आपका सेंडर विंडो है वो एक साथ कितने सेगमेंट भेज सकता है, 10 सेगमेंट भेज सकता है। ध्यान रखना, कितने भेज सकता है, 10 सेगमेंट भेज सकता है। ओके, तो अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हम इसको करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से MSS का कंसेप्ट और आपको एडवर्टाइजमेंट विंडो का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है,
जिसके अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट विंडो की साइज दी हुई है, एडवर्टाइजमेंट विंडो की साइज दी हुई है आपको 8 KB। क्या दी हुई है? 8 KB। और आपको मैक्सिमम सेगमेंट साइज वो दिया हुआ है आपको 1 KB। कितना दिया हुआ है? 1 KB। क्वेश्चन पूछा गया है आफ्टर हाउ मेनी RTT राउंड ट्रिप टाइम। राउंड ट्रिप टाइम का क्या मतलब होता है? एक क्लाइंट या सर्वर, क्लाइंट ने एक पैकेट भेजा किसको? सर्वर को, और सर्वर ने वापस उसको एक्नॉलेज किया, तो ये जो टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं? 1 RTT। भाई यहाँ से पैकेट गया 10:01 गए, और इसका रिप्लाई कब आया? 10:02 पे। तो ये 1 मिनट का जो टाइम है वो क्या हो गया? 1 राउंड ट्रिप टाइम। ये राउंड ट्रिप टाइम। ओके, तो हाउ मेनी राउंड ट्रिप टाइम वी कैन रीच मैक्सिमम विंडो साइज। मैक्सिमम विंडो साइज पर पहुंचने के लिए हमें कितने RTT की ज़रूरत पड़ेगी? ओके, कितने RTT की ज़रूरत पड़ेगी, ये इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछ रखा है। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है, सेम पैटर्न है जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ, अब उसको फॉलो कीजिए और आपके आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप बताइए मेरे को क्या क्या दे रखा है? एक एडवर्टाइजमेंट विंडो की साइज दे रखी है और मैक्सिमम सेगमेंट साइज देगा 1 KB। इससे आप क्या समझ सकते हो? टोटल सेगमेंट, हमारे पास सेगमेंट कितने हो जाएंगे बताइए आप मेरे को? रिसीवर के पास सेगमेंट कितने हो जाएंगे? 8 KB/1 KB। मतलब कितने होंगे? 8 सेगमेंट एक साथ रिसीवर हैंडल कर सकता है। कितने कर सकता है? 8 सेगमेंट एक साथ रिसीवर हैंडल कर सकता है। पर कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम ये बोलती है कि हमेशा आप क्या करो? थ्रेशोल्ड का यूज़ करो। तो जो थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू है वो होती है आपकी 8। थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी रिसीवर विंडो साइज बटा 2। ये पॉलिसी कह रही है ना, कंजेशन कंट्रोल पॉलिसी है ये। तो हम क्या करेंगे? जो रिसीवर के जो सेगमेंट है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 4। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम चालू करते हैं। किससे करेंगे? सेंडर विंडो साइज है। तो हमारे पास यहाँ पे जो सेंडर की विंडो साइज है वो क्या है? 1 MSS। सेंडर विंडो साइज हमें क्या है? 1 MSS। हमेशा हम 1 MSS का ही यूज़ करेंगे। देखिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। हम क्या करेंगे? हमेशा जो डेटा भेजना चालू करेंगे ना, वो हमेशा क्या करेंगे? 1 MSS से ही चालू करेंगे। किससे करेंगे? 1 MSS से ही चालू करेंगे। उस डेटा को क्या करेंगे? ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे। अगर स्लो स्टार्ट फेज है तो हम यहाँ से स्लो स्टार्ट करेंगे, और अगर कंजेशन अवॉइडेंस फेज है तो कंजेशन अवॉइडेंस करेंगे, जब तक हमारे पास थ्रेशोल्ड नहीं आ जाता है। ओके, तो देखिए कैसे होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे? 1 सेगमेंट भेजा, उसके बाद कितना भेजेंगे हम? उसका डबल 2। सबसे हम कैसे स्टार्ट करें? स्लो स्टार्ट के अंदर हम एक्सपोनेंशियल का यूज़ करते हैं, और एक्सपोनेंशियल के अंदर क्या होता है? जो भी प्रीवियस वैल्यू होती है उससे हम क्या करते हैं? इंटू 2 करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? इंटू 2। कब तक करते हैं? जब तक थ्रेशोल्ड ना आ जाए। तो 1 के बाद क्या भेजा? 2 के बाद क्या भेजूंगा मैं? कितने सेगमेंट भेजूंगा? 4 सेगमेंट। अब बताइए क्या इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू आ चुकी है? हाँ, इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू आ चुकी है। तो जब भी थ्रेशोल्ड वैल्यू आ जाएगी मैं क्या करूँगा? 1 बाय 1 लीनियरली जाऊँगा। इसका मतलब नेक्स्ट जो हमारे पास फेज होगा वो कंजेशन अवॉइडेंस फेज होगा, जिसके अंदर मैं +1 सेगमेंट भेजता रहूँगा। 4 में 1 किया तो 5, 5 में 1 ऐड किया तो 6, 6 में 1 ऐड किया तो 7, 7 में 1 ऐड किया तो 8। तो हमें मैक्सिमम सेगमेंट कितने भेजने थे? 8। तो 8 सेगमेंट हम भेज चुके हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई मैक्सिमम विंडो साइज आने तक कितने RTT का यूज़ किया गया। तो RTT के लिए हम क्या करेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने हो गई है? 6।
तो मैक्सिमम विंडो साइज आने तक 6 RTT का यूज़ किया गया है। तो एग्ज़ाम के अंदर आपको फर्दर यहाँ पे क्वेश्चन एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि उन्होंने बोला कि भाई एक RTT की आपको वैल्यू दे रखी है 1 मिली सेकेंड। क्या दे रखी है? 1 मिली सेकेंड। तो आपको पूछ सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर कितना टाइम लगेगा। तो क्या हो जाएगा 6 × 1 मतलब 6 मिली सेकेंड का। तो एग्ज़ाम के अंदर कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। इसके अंदर एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपको एडवर्टाइजमेंट विंडो की साइज दी हुई है आपके पास 64 KB और मैक्सिमम सेगमेंट साइज दी हुई है आपके पास 2 KB। ठीक है, और आपको क्या निकालना है? RTT निकालना है वापस, राउंड ट्रिप टाइप कितने यूज़ किए गए। तो तरीका वही रहेगा। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? रिसीवर के अंदर कितने सेगमेंट की ज़रूरत है। तो क्या हो जाएगा 64 KB अपॉन 2 KB। क्या हो जाएगा आपके पास? कितना हो जाएगा? 32 सेगमेंट। ये निकल गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे सर? थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 2, WR/2। ये क्या हो जाएगा आपके पास? 32/2 दैट इज 17। क्या हो जाएगा आपके पास? 17। मतलब यहाँ तक तो स्लो स्टार्ट फेज चलेगा और इसके बाद क्या चलेगा आपका? कंजेशन अवॉइडेंस फेज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 सेगमेंट, 2, फिर 4, फिर 8 × 2 16। अब बताओ 16 × 2 क्या मैं 32 जाऊँगा? नहीं, यहाँ पे मेरा एक थ्रेशोल्ड आ रहा है। तो हम डायरेक्ट कहाँ जंप करेंगे? थ्रेशोल्ड पे। अब थ्रेशोल्ड के बाद हम क्या करेंगे? कंजेशन अवॉइडेंस फेज के अंदर चलेंगे। 17 के बाद प्लस प्लस 1 करते रहेंगे बस। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ये हमारी मैक्सिमम विंडो साइज गेन हो चुकी है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो आपका फेज था वो क्या था? स्लो स्टार्ट। यहाँ से यहाँ तक फेज था आपका स्लो स्टार्ट, है ना। और यहाँ से जो यहाँ तक फेज है वो क्या है? कंजेशन अवॉइडेंस। तो आप मेरे को बता सकते हैं कितने RTT की जरूरत पड़ी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कितने RTT की जरूरत पड़ेगी? 20। एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आता है आपके डायरेक्ट। ओके, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और यहाँ पे ध्यान रख लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है आपको नेटवर्क की कैपेसिटी भी दी होती है। क्या दी हुई होती है? नेटवर्क कैपेसिटी या कंजेशन विंडो साइज। उस केस के अंदर आपके पास ये आपको जो स्टार्ट करना है वो कैसे करना है वो देखिए। आपको उस केस के अंदर जो सेगमेंट की जो साइज लेनी है ना वो रहेगी आपकी मिनिमम ऑफ ये कंजेशन विंडो या क्या हो जाएगी? रिसीवर विंडो। रिसीवर विंडो की सेगमेंट या कंजेशन विंडो की सेगमेंट वो हो जाएंगे आप मिनिमम ऑफ सेगमेंट आप कितना बेच सकते हो। ओके, ये मिनिमम इसके साथ है ना। और क्या आ जाएगा? मिनिमम ऑफ कंजेशन विंडो या रिसीवर विंडो। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? सेगमेंट आपकी 1 MSS की वैल्यू। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको पूछा गया है कि भाई मैक्सिमम सेगमेंट साइज में क्या ले सकता हूँ। ऑप्शन में दिया हुआ है कंजेशन मिनिमम ऑफ कंजेशन विंडो रिसीवर विंडो, मैक्सिमम ऑफ कंजेशन विंडो रिसीवर विंडो, 2 × कंजेशन विंडो या 2 × रिसीवर विंडो। ओके, यहाँ से डायरेक्ट इस तरीके से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हम इसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास एक सिली विंडो सिंड्रोम। क्या पढ़ने वाले हैं? सिली विंडो सिंड्रोम। देखिए ध्यान से पढ़ते रहिए। सिली
विंडो सिंड्रोम, सिली विंडो सिंड्रोम वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। आप तो लिखिए यहाँ पे, देखिए रीजन फॉर सिली विंडो सिंड्रोम, सिली विंडो सिंड्रोम का रीजन क्या क्या रहता है, देखिए फर्स्ट देखिए, व्हेन द रिसीवर एडवर्टाइजेज दैट, व्हेन द receiver advertises that its capacity is 0, its capacity is 0। सेकेंड इसका रीज़न ये है, when sender is producing only 1 byte at a time। ओके, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट यही पूछा जाता है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ आपको। थर्ड है व्हेन द रिसीवर इज कंज्यूमिंग ओनली 1 byte एट अ टाइम, रिसीवर क्या कर रहा है, एक समय में एक ही बाइट कंज्यूम कर रहा है। ओके, तो मैं इसके डिटेल पार्ट के अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ इनको, है ना। डिटेल पार्ट के अंदर अब मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं सोचा आपको इसको समझाऊंगा, पर फिर इस प्रकार से तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो व्हेन द रिसीवर एडवर्टाइजेज दैट इट्स कैपेसिटी 0, इसका जो सॉल्यूशन है वो है आपका रीसेट फ्लैग। क्या है आपका, रीसेट फ्लैग। और जब व्हेन सेंडर इज प्रोड्यूसिंग ओनली 1 byte, सेंडर बोल रहा है कि भाई मैं 1 byte ही सेंड करूंगा, तो इसका सॉल्यूशन किसने दिया, आपके नेगल्स एल्गोरिथम ने। किसने दिया, नेगल्स एल्गोरिथम। बस डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके ना। और व्हेन द रिसीवर इज कंज्यूमिंग ओनली 1 byte, रिसीवर सिर्फ 1 byte ही कंज्यूम कर रहा है, तो इसका जो सॉल्यूशन किसने दिया, आपके क्लार्क्स एल्गोरिथम ने। किसने दिया, क्लार्क्स एल्गोरिथम में। ये आप सिली विंडो सिंड्रोम के अंदर ध्यान रखिए। देखिए कुछ भी नहीं है, ये आपके कंज्यूमर है, ये क्लाइंट है और ये सेंडर है। सबसे पहले केस के अंदर क्लाइंट क्या कर रहा है, व्हेन द रिसीवर एडवर्टाइज, सबसे पहले केस के अंदर क्लाइंट तो क्या कर रहा है, डेटा भेज रहा है, पर जो आपका जो रिसीवर है वो बोल रहा है कि भाई मेरी कैपेसिटी क्या हो चुकी है, फुल, और वो एडवर्टाइजमेंट विंडो के अंदर सेंड करे 0, मतलब मेरी जो कैपेसिटी हो चुकी है फुल, और अब मेरे को आप डेटा मत भेजो। और ये क्या करे, बार बार इसी तरह से कर रहा है, उस प्रकार से क्या हो रहा है, क्लाइंट कोई भी डेटा नहीं भेज पा रहा है। सेकेंड केस के अंदर क्या हो रहा है, जो आपका क्लाइंट है वो ही क्या कर रहा है, सिर्फ 1 byte ही भेज रहा है। कितना भेज रहा है, 1 byte, और उसके साथ 20 byte आपका टीसीपी लेयर का हेडर का ओवरहेड हो रहा है। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी क्या है, सिली विंडो सिंड्रोम। थर्ड केस के अंदर क्या हो रहा है, जो आपका रिसीवर है वो कह रहा है कि भाई मुझे 1 byte ही चाहिए, बस मेरी मर्जी में तो 1 byte ही कंज्यूम करूंगा, तुम्हारी मर्जी हो जो भेजो। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है, उनका अलग अलग जो आपके साइंटिस्ट है उन्होंने अलग अलग इनका सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो ये सॉल्यूशन किस किस ने दिया हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं ट्रैफिक शेपिंग एल्गोरिथम। क्या है आपकी ट्रैफिक शेपिंग एल्गोरिथम। ट्रैफिक शेपिंग एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है, जब नेटवर्क के अंदर कंजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, भाई बहुत सारे लोग हैं तो सभी जने क्या पैकेट भेज रहे, उसी नेटवर्क के अंदर सेगमेंट भेज रहे हैं, तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करें। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए 2 तरह की एल्गोरिथम है आपकी, एक है लीकी बकेट और दूसरी है आपकी टोकन बकेट। बस ये आप ध्यान रखिए, लीकी बकेट और टोकन बकेट। कौन कौन सी है, लीकी बकेट और टोकन बकेट, ये आप ध्यान रखिए, ट्रैफिक शेपिंग एल्गोरिथम है ना। तो चलिए ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसके अंदर टीसीपी के अंदर ख़त्म हुआ। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं यूडीपी, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। क्या पढ़ने वाले हैं हम अब, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो इसका सिर्फ मैं आपको हेडर बना के बता रहा हूँ क्या क्या है क्या नहीं इसके अंदर। अब हम पढ़ रहे हैं यूडीपी, यूडीपी यूज़र
डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, तो देखिए यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल के अंदर बहुत ही छोटा इसका ये हेडर है ना। तो ये हो गया आपका UDP हेडर जो है आपका 8 बाइट का है ना। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ये पूछ लेते कितने बाइट का है। और ये अगर आपका सेगमेंट है तो इसका पेलोड, तो ये जो टोटल पेलोड की साइज कितनी है 65,535। ओके, तो ये जो आपका पेलोड है इसके अंदर एक चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि भाई मैक्सिमम पेलोड कितना पॉसिबल है। मैक्सिमम पेलोड आप बता दीजिए। टोटल 65,535 है, उसमें से अगर मैंने 8 बाइट माइनस किया तो कितना हो जाएगा 65,527 बाइट, 65,527 बाइट। ओके, फिर आपके इस UDP के अंदर क्या क्या फील्ड है वो इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए बस आप। ये है आपके 4। सबसे पहले आपका सोर्स पोर्ट 16 बिट, फिर हो गया आपका डेस्टिनेशन पोर्ट, वो हो गया आपका 16 बिट, फिर हो गई लेंथ, वो कितने बिट का हो जाएगा 16, फिर क्या हो जाएगा आपका चेकसम, ये हो जाएगा आपके 16 बिट का। ओके, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, चेकसम है वो आपका ऑप्शनल फील्ड है, बाकी तीनों मैंडेटरी है, चेकसम आपका ऑप्शनल है। इसकी UDP की इच्छा वो चेकसम कैलकुलेट करे ना करे, इट इज़ ऑप्शनल। ओके, तो इसको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है UDP से। ओके, तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं इसके अंदर। वो है आपके TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP के अंदर डिफरेंस। तो TCP का पोर्ट नंबर है आपका 6 और UDP का जो पोर्ट नंबर है आपके 17। ओके, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, यहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो देखते रहिए आप फटाफट। TCP है वो आपका क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड। मैं शॉर्ट में लिख लूँ क्या, कनेक्शन ओरिएंटेड। TCP आपका क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड। UDP क्या है आपका, कनेक्शन लेस। TCP आपका रिलायबल है। देखिए यहाँ पे एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है, एक एक पॉइंट से। नॉट रिलायबल। फिर TCP के अंदर एरर कंट्रोल मैंडेटरी फील्ड है, मैंडेटरी। और अभी हमने देखा एरर कंट्रोल UDP के अंदर ऑप्शनल फील्ड है, जो चेकसम की हम बात कर रहे थे। फिर TCP का हेडर साइज क्या है बताइए, 20 बाइट से लेके 60 बाइट। और UDP का हेडर साइज क्या है आपके 8 बाइट। फिर देखिए कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं इसके अंदर। यहाँ पे FTP, ध्यान रखना FTP TCP प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। FTP वर्क एप्लीकेशन लेयर के ऊपर करता है, पर प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करता है, TCP। इसका पोर्ट नंबर है 21 और 20। मैं जिस क्रम के अंदर याद आपको लिखा रहा हूँ उसी क्रम में आप याद करना है ना। पहले 21 लिख रहा हूँ तो 21 ही याद करना आप। इसका मतलब है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और इसका मतलब है डेटा ट्रांसफ़र। पहले कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होगा फिर डेटा ट्रांसफ़र होगा। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं, आउटबैंड प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, आउटबैंड। फिर यहाँ लिखिए आप SSH सिक्योर शेल 22 इसका पोर्ट नंबर है। उसके बाद टेलनेट, इसका पोर्ट नंबर है 23। SMTP, इसका पोर्ट नंबर है 25। HTTP, इसका पोर्ट नंबर है आपके 80। फिर आ गया आपका POP3, इसका पोर्ट नंबर है 110। ओके, और इसके बाद आपके आ गया HTTPS, इसका पोर्ट नंबर आपके 443। फिर आ गया IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल 143।
फिर आ गया BGP, इसका पोर्ट नंबर है 179, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, ये है ऑपरेशन परफॉर्म करता है आपके पुश और पुल। ओके, ठीक है ना, पुश और पुल। हाँ, फिर देखिए UDP कौन कौन यूज़ करता है, DNS, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, इसका पोर्ट नंबर है 53। फिर यूज़ करता है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसका जो पोर्ट नंबर 67 और 68 है। और ये भी क्या है आपका, एक आउटबैंड प्रोटोकॉल है। कौन सा प्रोटोकॉल है, आउटबैंड प्रोटोकॉल है। इसके अलावा आपके पास NTP, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ये यूज़ करता है 123 पोर्ट का। RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, 520 का। फिर क्या हो जाएगा, बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल, ये यूज़ करता है 68 का, है ना। NNTP, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, 119। और आ जाएगा आपका SNMP, 161 और 162 यूज़ करता है पोर्ट का, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसके अलावा एक प्रोटोकॉल ऐसा है दोनों का यूज़ करता है, वो है आपके TCP, और जिस प्रोटोकॉल का क्या नाम है आपके, इको। कौन सा है वो प्रोटोकॉल, इको, उसका पोर्ट नंबर है 7, जो आपके TCP प्लस UDP दोनों का यूज़ करता है। ओके, तो TCP का पोर्ट नंबर क्या है, 6, UDP का कितना है, 17, इको का कितना है, 7, TCP का 6, इको का 7, UDP का 17। इसके अलावा बाकी जो पोर्ट नंबर है वो आपको याद रखने हैं, और कौन TCP को यूज़ कर रहा है, कौन UDP को यूज़ कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये हमारी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो यहाँ पे एंड हो चुकी है ना। तो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है वो यहाँ पे एंड हो चुकी है। अब हम जो अगली लेयर जो पढ़ने वाले हैं वो हमारी है सेशन लेयर। क्या पढ़ने वाले हैं हम, सेशन लेयर। तो इसको भी हम कर ही लेते हैं, ताकि कल हम आगे प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे और नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसको कंप्यूटर नेटवर्क को एंड करेंगे, है ना। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं हमें, पढ़ने या नहीं, कमेंट ज़रूर कीजिए आप कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं आप, है ना। नहीं पढ़ा रहे तो भी तारीफ़ कीजिए, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे ओके, ताकि और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो आपकी लेयर है वो है आपकी सेशन लेयर। नेक्स्ट जो लेयर है सेशन लेयर। तो फटाफट से इसके जो फंक्शंस हम देख लेते हैं। फंक्शन वैसे मैंने आपको पहले लिखवा दिए थे, है ना। इसके फंक्शंस मैंने आपको पहले ही लिखवा दिए हैं। तो उन फंक्शंस के अंदर मैंने आपको सेशन लेयर के अंदर क्या क्या लिखवाया था, सेशन एस्टेब्लिशमेंट, डायलॉग कंट्रोल, सिंक्रोनाइजेशन, चेक पॉइंटिंग, टोकन मैनेजमेंट, और है ना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवा दी है। तो आपको फंक्शन डायरेक्ट याद रखने हैं। क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो सेशन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सेशन को क्या किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है। सेशन एस्टेब्लिशमेंट, है ना। तो जो सेशंस है इन दोनों को, सेशन को क्या किया जाएगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा। फिर सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है, जब भी आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए क्या करो, फाइल डाउनलोड कर रहे हो, तो आपने देखा होगा जैसे IDM का यूज़ किया होगा इंटरनेट डाउनलोडिंग मैनेजर के अंदर। तो क्या होती है, फाइल अब क्या होगी, चंक्स के अंदर डिवाइड होती है, मतलब कुछ अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती रहती है ना। तो जैसे मान लीजिए इतनी डिवाइड हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई, अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। तो आप देखते हो कि भाई अलग अलग उसके अंदर पैकेट्स आ जाते हैं, इतना हो गया, फिर इतना हो गया, ये इतना हो गया, ये पूरा हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या होती, चेक पॉइंटिंग का मतलब है कि जब आप फाइल डाउनलोड कर रहे हो और अगर किसी जगह पे अगर कोई आपके जैसे नेटवर्क कनेक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको फाइल वापस शुरू से डाउनलोड करनी पड़े। नहीं, यहाँ क्या लगा दिया, एक चेक पॉइंट लगा दिया कि भाई अगर इस चेक पॉइंट तक फाइल डाउनलोड हो गई तो शुरू से रिज्यूम नहीं होगी, वापस इस चेक पॉइंट के बाद आगे से रिज्यूम होगी।
तो इसको चेक पॉइंटिंग यूज़ करना और सिंक्रोनाइजेशन यूज़ करना डाउनलोडिंग के लिए, वो कौन करता है? आपका सेशन लेयर। नेक्स्ट है आपका डायलॉग कंट्रोल। क्या है? डायलॉग कंट्रोल। डायलॉग कंट्रोल का मतलब है कि सिस्टम को अलाउ करना कि आप किस मोड के अंदर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, है ना। ध्यान रखना, ये जो मोड हो सकते हैं आपके, हो सकते हैं सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, ये क्या हो सकते हैं? फुल डुप्लेक्स। ठीक है। डायलॉग कंट्रोल का मतलब अलोंग सिस्टम कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डायलॉग कंट्रोल बोलते हैं। ओके। और नेक्स्ट है हमारा टोकन मैनेजमेंट। टोकन मैनेजमेंट, देखिए टोकन मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, मान लीजिए एक ये सर्वर है, इसके ऊपर एक से ज़्यादा यूज़र क्या करना चाहते हैं? एक्सेस करना चाहते हैं, U1 U2 U3 U5, एक से ज़्यादा किसी सिस्टम के ऊपर एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया जाता है? टोकन दिया जाता है, T1 T2 T3 T4। ओके। तो ये जो मैनेजमेंट का काम है कौन करता है? आपकी सेशन लेयर। कौन करता है? सेशन लेयर। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ये ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। क्या है? ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन, ये भी आप लिख लीजिए, ये किसके अंदर यूज़ किया जाता है? सेशन लेयर। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी आ जाते हैं, जो हमने टर्म नहीं पढ़ा होता ना वो क्वेश्चन बन के आ जाता है। मैं एग्ज़ाम देने गया था, सब कुछ पढ़ा था मैंने, बड़ी ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन कीवर्ड नहीं पढ़ा, वहीं से क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब क्या? ऑथेंटिकेशन मतलब हु द यूज़र, यूज़र कौन है। ये ऑथेंटिकेशन कैसे होगा? आईडी और पासवर्ड से। ऑथोराइजेशन का मतलब क्या है? आपने उसको परमिशन क्या दे रखी है, उसको आपने परमिशन क्या क्या दे रखी है। मतलब आपने रीड की परमिशन ही दे रखी है, या राइट की परमिशन ही दे रखी है, या और भी जो परमिशन है आपने क्या क्या दे रखी है। ओके। ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन ये भी कौन करता है? आपके सेशन लेयर। ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास लेयर है वो कौन सी है हमारे पास? प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर का सबसे पहला वर्क कौन सा है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब एनकोडिंग और डीकोडिंग। एनकोडिंग और डीकोडिंग मतलब मान लीजिए जो आपके पैकेट जो ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर आस्की कोड के अंदर है तो उसको एब्सिडी कोड के अंदर आगे वाले जो भी लेयर सपोर्ट कर रही है उसके अंदर क्या करना? कन्वर्ट करना। ये काम किसका है? आपका प्रेजेंटेशन लेयर का, है ना। आस्की की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसकी क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ओके। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये जो होता है आपका 7 बिट का भी होता है और 8 बिट का भी होता है, ध्यान रखना। और यार एब्सिडी कोड है वो आपका 8 बिट का होता है। ओके। नेक्स्ट क्या है आपका? एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन और क्या है? डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का मतलब क्या है बताओ आप मेरे को। आपने कोई प्लेन टेक्स्ट भेजा है, उसको एनक्रिप्ट कर दिया गया है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? आपके सिफर टेक्स्ट के अंदर। जब रिसीवर के पास पहुंचा, ठीक है, ये ओवर द नेटवर्क पहुंचा, इसके बाद ये सिफर टेक्स्ट वापस कहाँ पहुंचा? रिसीवर के पास। तो यहाँ पे क्या किया? इसको डिक्रिप्ट किया और रिसीवर को वापस किस में मिल गया? प्लेन टेक्स्ट के अंदर। यहाँ सेंडर और ये रिसीवर, यहाँ से ये इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है। थर्ड देखिए कंप्रेशन डीकम्प्रेशन। वैसे नाम से क्लियर हो रहा होगा सारी चीज़ें। इन कंप्रेशन डीकम्प्रेशन का मतलब क्या है? डेटा को कंप्रेस करना और रिसीवर साइड के ऊपर वापस डेटा को डीकम्प्रेस करना। ओके। नेक्स्ट जो लेयर है हमारे पास कौन सी है? नेक्स्ट लेयर कौन सी है आपकी? एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है? सर्विस प्रोवाइड करना। क्या करना? सर्विस प्रोवाइड करना। या ईमेलिंग, सर्फिंग, कॉलिंग
ऑल एक्टिविटीज ऑन इंटरनेट। ये किसका काम है? आपके एप्लीकेशन लेयर का। ओके, तो हमने 1 बाय 1 सारी लेयर पढ़ ली है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। मेरे ख्याल से अब आपको लेयर सारी की सारी याद हो गई होगी और इससे रिलेटेड जो भी आपके एक कंसेप्ट बनना चाहिए समझने के लिए वो बन चुका होगा। अब इसके अंदर एक चीज़ हमारी मिसिंग है, वो है हमारे प्रोटोकॉल्स। क्या है? प्रोटोकॉल्स। तो कल हम क्या करने वाले हैं? 1 बाय 1 प्रोटोकॉल्स पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ने हैं? नेटवर्क सिक्योरिटी वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। और हो सकता है थोड़ा बहुत मैं आपको मोबाइल टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी बता दूं, है ना, जहाँ से क्वेश्चन आता है। ओके, तो कल हम क्या करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली आपकी कंप्यूटर नेटवर्क क्या कर देंगे? एंड कर देंगे। तो अभी तक लास्ट तक बने हुए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को इसको वीडियो को सब्सक्राइब भी वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, तो अभी तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।